संयुक्त राज्य अमेरिका चीन और रूस के साथ खुली जंग के लिए तैयारी कर रहा है। पेंटागन पुनः शस्त्रीकरण और मिसाइलों की खरीद के लिए दर्जनों अरब डॉलर आवंटित कर रहा है, परमाणु सिद्धांत को फिर से लिख रहा है और अरबों डॉलर की लागत से परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण शुरू कर रहा है। आज 5 अगस्त को अमेरिकी सैन्य विभाग के कई फैसलों के बारे में एक साथ जानकारी मिली है, जो मिलकर एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं कि अमेरिका यूक्रेन और मध्य पूर्व के मौजूदा स्थानीय संघर्षों से कहीं अधिक बड़े टकराव की तैयारी कर रहा है। पेंटागन विशेष रूप से चीन या रूस के साथ क्षेत्रीय संघर्ष की स्थिति के लिए एक नई गुप्त परमाणु रणनीति तैयार कर रहा है। साथ ही अमेरिकी नौसेना ने परमाणु पनडुब्बियों के उत्पादन का विस्तार करने के लिए लगभग 80 अरब डॉलर आवंटित किए हैं और इसी दौरान यूरोप में सार्वजनिक रूप से ये आह्वान किया जा रहा है कि रूस के साथ सीधी जंग की स्थिति में अमेरिकी समर्थन से स्वतंत्र अपना खुद का रक्षा योजना तैयार की जाए, क्योंकि इस आह्वान के लेखक के अनुसार मॉस्को द्वारा यूरोप के खिलाफ प्रत्यक्ष पारंपरिक युद्ध आने वाले कुछ वर्षों या शायद महीनों में ही संभव है। यहाँ बहुत सारी जानकारियां सामने आई हैं कि अमेरिका वास्तव में पूरी तरह से नई सैन्य दिशा में बदलाव कर रहा है और जाहिर है किसी बड़ी चीज के लिए तैयारी कर रहा है। इस एपिसोड में हम इन तीनों फैसलों को समझेंगे और जानेंगे कि इन्हें क्या जोड़ता है। मेरा नाम एलेक्सेई पेची है। आइए इन विषयों को समझते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले कृपया अभी जांच लें कि क्या आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप देख रहे हों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं। आपके समर्थन के लिए आभारी हूं। सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की नई परमाणु रणनीति से, क्योंकि ये आज के एपिसोड का सबसे सारगर्भित और सबसे चिंताजनक हिस्सा है। इस विकास का नेतृत्व पेंटागन के राजनीतिक प्रबंधन के प्रमुख एल्ब्रिज कोल्बी कर रहे हैं। जैसा कि वे कहते हैं, परमाणु नीति की नियमित समीक्षा के तहत, जो परंपरागत रूप से हर नई अमेरिकी राष्ट्रपति प्रशासन के दौरान किया जाता है। लेकिन इस बार की समीक्षा की सामग्री फिर भी सामान्य रूटीन प्रक्रिया से कहीं आगे जाती है। नहीं, इस बार बड़े बदलाव होंगे। NBC न्यूज सूत्रों के अनुसार ये दस्तावेज परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के दृष्टिकोण पर सवाल उठाता है, जो दशकों से लगभग अपरिवर्तित बना हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप के तहत नई रणनीति का मुख्य तत्व ये है कि क्षेत्रीय संघर्ष के दौरान चीन या रूस के साथ कम दूरी के सामरिक परमाणु हथियारों के संभावित इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया गया है। यानी बात वैश्विक रणनीतिक हमलों के आदान प्रदान की नहीं है, जैसा कि शीत युद्ध में पारस्परिक गारंटीकृत विनाश के सिद्धांत के तहत समझा जाता था। कम शक्ति परमाणु हथियारों के सीमित क्षेत्रीय इस्तेमाल की चर्चा हो रही है। वॉशिंगटन ने भी खुले तौर पर अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने का फैसला किया है। जैसे ही रूस ने बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात किया और यूक्रेन के खिलाफ उसके इस्तेमाल की धमकी दी, अब वॉशिंगटन के पेंटागन में कहा जा रहा है कि हमें अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना चाहिए, ताकि सामरिक परमाणु हथियारों का उपयोग किसी भी संघर्ष में किया जा सके। हालांकि NBC न्यूज के अनुसार इन प्रस्तावों की आलोचना पहले ही हो चुकी है। अमेरिका के कुछ सांसदों और सैन्य अधिकारियों ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की सीमा कम होने पर चिंता जताई है। इस आलोचना का तर्क समझ में आता है। यदि कम दूरी के सामरिक परमाणु हथियारों को व्यावहारिक विकल्प माना जाए, अगर इसे क्षेत्रीय संघर्ष में उपकरण की तरह देखा जाए, न कि अंतिम उपाय के रूप में, तो इसके इस्तेमाल के मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक अवरोध अपने आप कम हो जाते हैं और आलोचक दस्तावेजों के और खुद अमेरिकी सिस्टम के इसी बात से डरते हैं। यानी असल में वे इस बात से डरते हैं कि सामरिक परमाणु मिसाइल को साधारण क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल के बराबर मान लिया जाएगा। यानी ठीक वही बात, जैसे क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल दागना, वैसा ही सामरिक परमाणु हथियार वाली मिसाइल का इस्तेमाल करना हो जाएगा। लेकिन ये अभी क्यों हो रहा है, ये भी दिलचस्प है। असल में इस साल फरवरी में रूस और अमेरिका के बीच न्यू स्टार्ट समझौते की अवधि खत्म हो गई। वही समझौता जो दशकों से दोनों देशों के रणनीतिक परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करता था।
समझौते को आगे नहीं बढ़ाया गया। लेकिन वॉशिंगटन ने कई बार ये कहा है कि किसी भी नए ऐसे समझौते में चीन को भी शामिल किया जाना चाहिए। यानी अमेरिकी पक्ष के अनुसार हथियारों की सीमा तय करने की पुरानी द्विपक्षीय सोच अब हकीकत को नहीं दर्शाती, जिसमें परमाणु क्षमता एक साथ कहे तो मॉस्को और बीजिंग दोनों ही बढ़ा रहे हैं। अब मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच कोई नियंत्रण समझौता नहीं हो सकता, जबकि बीजिंग अपनी राह पर है। इस साल वसंत में पेंटागन के प्रमुख के सहायक रॉबर्ट कैडलिक ने दो परमाणु शक्तियों को एक साथ रोकने से बने संकट की बात की थी। यही दोहरी प्रतिरोध रणनीति का संकट असली मुद्दा है, जिसके आधार पर एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जा रहा है जो एक साथ दो संभावित मोर्चों पर केंद्रित है, न कि पहले की तरह सिर्फ एक पर। परमाणु रणनीति की समीक्षा के साथ साथ एक पैसों के लिहाज से काफी बड़ा ठोस फैसला भी सामने आया है, जिसे अभी हाथ में लेकर महसूस किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना ने एक साथ दो प्रकार की पनडुब्बियों के उत्पादन के विस्तार के लिए थोड़ा ज्यादा लगभग 76.5 अरब डॉलर आवंटित किए हैं। वर्जीनिया श्रेणी की हमलावर पनडुब्बियां और कोलंबिया श्रेणी की बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल पनडुब्बियों के लिए। विभाग की घोषणा है अतिरिक्त वित्त पोषण अमेरिका की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता और उद्योग को मजबूत करने के लिए दिया गया है। अब ध्यान दें, खासकर इन दो तरह की पनडुब्बियों का चयन किया गया है क्योंकि ये संयोग नहीं है और सीधे तौर पर पुनरीक्षित की जा रही परमाणु रणनीति से जुड़ा हुआ है। और वर्जीनिया हमला करने वाली पनडुब्बियां हैं जिन्हें सटीक हमलों के लिए बनाया गया है। ये हमले जासूसी और सामान्य गैर परमाणु सैन्य कार्यों के लिए होती हैं। और कोलंबिया परमाणु त्रयी का रणनीतिक घटक है। ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने वाली पनडुब्बियां हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य दुश्मन से छिपी हुई लगातार जवाबी परमाणु हमले की धमकी के जरिए रोकथाम करना है। और दोनों वर्गों के लिए एक साथ फंडिंग का मतलब है कि पेंटागन एक साथ पारंपरिक हमलावर क्षमताओं और रणनीतिक परमाणु घटक दोनों को बढ़ा रहा है, जो नई परमाणु नीति से तार्किक रूप से मेल खाता है, जिसमें पारंपरिक क्षेत्रीय संघर्ष भी शामिल है। और पारंपरिक क्षेत्रीय संघर्ष तथा परमाणु हथियारों के संभावित सामरिक उपयोग दोनों को यथार्थवादी न कि केवल काल्पनिक परिदृश्यों के रूप में देखा गया है। अब यूरोपीय दृष्टिकोण भी इसी कहानी में है। यूरोप स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है और अब संकेत हैं कि आगे उसे खुद ही बढ़ना होगा। आज भी द गार्डियन पत्रिका ने यूरोपीय सुरक्षा के इस सिद्धांत को काफी सख्ती से प्रस्तुत किया है। उदाहरण, रूस की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं यूक्रेन से शुरू होती हैं, लेकिन यहीं खत्म नहीं होती। रूस की उकसावे वाली कार्रवाइयां और यूरोपीय राजनीति में उसकी हाइब्रिड दखलंदाजी इस ओर इशारा करती हैं कि मॉस्को आने वाले कुछ सालों या यहां तक कि महीनों में भी यूरोप के खिलाफ एक सीधा यानी पूर्ण पैमाने का युद्ध शुरू कर सकता है। इसी पृष्ठभूमि में यूरोपीय देश, खासकर वे जो रूस की सीमाओं के सबसे करीब स्थित हैं, अपने रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं। और इसी संदर्भ में द गार्डियन अखबार यूरोपीय राजनीति में इस समय लोकप्रिय एक नारे का विश्लेषण करता है जो इस प्रकार है, एक मजबूत यूरोप एक मजबूत नाटो में। और द गार्डियन कहता है, सुनिए, ये नारा गुमराह करता है, ये सब बकवास है। तर्क ये है, हाँ, यूरोपीय देश सच में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं, लेकिन खुद गठबंधन अगर उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की पूरी भागीदारी न हो तो कमजोर पड़ जाता है। मतलब ये कि सिर्फ गणितीय रूप से कुछ यूरोपीय सेनाओं की ताकत बढ़ाना अपने आप उस स्तर की सुरक्षा की भरपाई नहीं करता जो दशकों से अमेरिकी सैन्य उपस्थिति और अमेरिकी संसाधनों ने ही सुनिश्चित की थी। सामूहिक रक्षा की बुनियाद के रूप में यही उन सभी बातों से सीधा संबंध बनता है जिनकी हमने इस एपिसोड में चर्चा की थी। द गार्डियन पत्रिका की अपील का मतलब ये है कि यूरोप को सिर्फ अपने हथियारों की संख्या बढ़ानी ही नहीं है, हथियारों पर ज्यादा पैसा खर्च करना और बस नहीं। यूरोप को रूस के साथ युद्ध की स्थिति में अपनी खुद की स्वतंत्र रक्षा योजना बनानी चाहिए, ना कि अपने आप मिलने वाली पर्याप्त अमेरिकी सुरक्षा पर निर्भर रहना चाहिए। यही वही तर्क है जिसे पेंटागन की ये पुनरीक्षित की जा रही परमाणु रणनीति भी साबित करती है।
अगर अब अमेरिकी सैन्य और परमाणु रणनीति दो संभावित मोर्चों के लिए आधिकारिक तौर पर तैयार की जा रही है, चीन और रूस के खिलाफ पारंपरिक हथियारों का भंडार ईरान के साथ युद्ध में पहले ही खत्म हो चुका है। इतना कि जैसा कि आप जानते हैं, वॉशिंगटन को यूक्रेन को पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल देने से इनकार करना पड़ रहा है। यूरोपीय राजधानियों को संदेह है कि रूसियों से सीधा टकराव होने पर क्या होगा। अमेरिकी समर्थन तेज साबित होगा। पूरा और पर्याप्त ठीक उसी समय होगा जब उसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए आइए इन तीनों कारकों को एक ही तस्वीर में जोड़ते हैं। पेंटागन एक नया गुप्त परमाणु सिद्धांत बना रहा है जो चीन और रूस पर केंद्रित है और फोकस में साफ बदलाव के साथ। संरचना मील प्रति घंटा, लेकिन यह बदलाव पहले ही कुछ अमेरिकी विधायकों और सेना के भीतर खुद अमेरिकी प्रणाली के अंदर चिंता पैदा कर रहा है। साथ ही अमेरिकी नौसेना लगभग 77 अरब डॉलर ठीक उन वर्गों की पनडुब्बियों में निवेश कर रही है जो सामान्य हमलावर उपस्थिति भी सुनिश्चित करती हैं और साथ ही रणनीतिक परमाणु निवारण भी। यूरोप में सीधे खतरे की आशंका है। द गार्डियन ने चेतावनी दी कि रूस से सीधी जंग की संभावना अब सालों नहीं बल्कि महीनों में है। इसके साथ ही अपनी खुद की पूरी तरह से अमेरिका से स्वतंत्र रक्षा रणनीति बनाने का आह्वान किया गया है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये तीन अलग अलग घटनाएं लग सकती हैं। नहीं, ये एक समन्वित तस्वीर है कि कैसे सबसे बड़ी सैन्य शक्तियां एक साथ उस परिदृश्य के लिए तैयारी कर रही हैं जो हाल ही तक कल्पना करना भी मुश्किल था। नहीं, अब ये स्पष्ट है। ये सब एक सिद्धांत और रक्षा रणनीति के स्तर पर तैयार हो रहा है। अब ये स्पष्ट है। आइए फिर से देखें। अमेरिकी एक नई परमाणु रणनीति बना रहे हैं जिसमें सामरिक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कुछ सामान्य सी बात बन सकता है और वे दर्जनों अरब डॉलर खास तौर पर उन पनडुब्बियों में निवेश कर रहे हैं जो सामान्य पारंपरिक युद्ध भी लड़ेंगी और परमाणु युद्ध भी। और यूरोप भी जागना शुरू कर रहा है और कह रहा है, सुनिए, हमें जंगली रूसियों के खिलाफ अपनी खुद की निवारक रणनीति बनानी होगी। कुल मिलाकर मैं यहीं पर विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप स्वतंत्र YouTube चैनल का समर्थन करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। आप ऐसा किसी भी डोनेशन के जरिए कर सकते हैं जिसकी लिंक और जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।